हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले महीने हमने देखा था जब COP 27 की बैठक का आयोजन हुआ था। इसी तरह आने वाले समय में COP 15 की बैठक का भी आयोजन किया जाना है। अब COP 27, COP 15 और इसके अलावा बीच में हमने एक साइट्स की भी बैठक देखी थी जहां पर COP 19 के रूप में उसका आयोजन किया गया था। लेकिन अब एक और बैठक आयोजित की जा रही है यानी COP 15 की। तो इसमें क्या खास बातें हैं, इस बैठक में और बाकी बैठकों में क्या अंतर रहा है, क्योंकि जब कई सारे ऐसे नाम हमारे सामने आ जाते हैं कि कहां पर किसका आयोजन किया गया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए हमने एक के ही बारे में पढ़ा हो, पूछा दूसरे विषय के बारे में गया है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसलिए बेसिक आइडिया हमें हर चीज का होना चाहिए। इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें निकल करके आएंगी इसको भी जानेंगे। तो COP 27 के बाद अब COP 15 के सामने क्या है चुनौतियां, और ये जो आयोजन है किस तरह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कराया जा रहा है। यहाँ न्यूज में दिया हुआ है COP 15 बायोडाइवर्सिटी मीटिंग सीक्स टू सेव प्लेनेट इन क्राइसिस। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो COP 15 की बैठक है, COP का मतलब हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी उन देशों की बैठक, उन सदस्य देशों की जो इसमें शामिल होते हैं किसी भी समझौते में। तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से संबंधित है। अभी हम आगे विस्तार में इस पर बात कर लेंगे। तो चर्चा क्यों की गई है इसको थोड़ा सा जान लेंगे। बैठक कब आयोजित की जा रही है, आयोजन किस तरह से किया जा रहा है, कौन अध्यक्ष है। इसके अलावा COP 15 और COP 27 जो दो शब्द आते हैं उसमें क्या अंतर, इसको जान लेंगे। COP 15 के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस वक्त, चुनौतियां क्या हैं, क्या निष्कर्ष हो सकता है, यानी एक तरह से हम महत्व को समझेंगे इस बैठक का, और कुछ प्रश्न जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो टॉपिक है GS पेपर 3 के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन से जुड़ता है। चर्चा क्यों की जा रही है इस पर बात शुरू करें तो आने वाले 7 से 19 दिसंबर 2022 तक इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 यानी 15वीं बैठक, और यह संबंधित है यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस से संबंधित एक बैठक है जिसके अंतर्गत जो भी सदस्य देश शामिल है वो इसमें भाग लेंगे। आयोजन कहाँ हो रहा है, मॉन्ट्रियल में हो रहा है। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है। तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। अगर हम नक्शे में इसे लोकेट करें तो हमें कहाँ दिखेगा, ये कनाडा का नक्शा है ऊपर वाला, इसके दक्षिण में आपको फिर USA दिख जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो मॉन्ट्रियल है यहाँ, इसके दक्षिण पूर्वी हम कह सकते हैं एरिया में, और थोड़ा सा मध्य वाला क्षेत्र आएगा, और US के बॉर्डर के थोड़ा नजदीक ही है ये शहर। अगर पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। और इतना जरूर याद रखना है कि कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल समझौते पहले भी हुए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इस हिसाब से भी याद रखना है। तो आयोजन को थोड़ा सा समझें कि अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो एक बात ये निकल करके आई है कि इसका आयोजन कनाडा में हो रहा है, मॉन्ट्रियल शहर में। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये चीन कर रहा है। ठीक, यानी इसका आधिकारिक अध्यक्ष चीन है, लेकिन आयोजन हो रहा है कनाडा में। क्या वजह रही, क्योंकि कोविड-19 के बाद से चीन में इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि वो किसी भी इस तरह की बैठक का आयोजन कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी भी वहां पर कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो चीन की जो नीतियां हैं वहां पर लॉकडाउन को लेकर के बहुत सख्त हैं। तो इसके पहले अक्टूबर 2020 में चीन के शहर कुनमिंग में इसका आयोजन कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको लगभग 4 बार टाला गया, 4 बार इसमें देरी हुई। हालांकि अक्टूबर 2021 में इसकी एक वर्चुअल बैठक का आयोजन कराया गया था कुनमिंग में ही, तो उसमें ऑनलाइन कार्यक्रम इसका हुआ था। लेकिन उसके बाद अब एक निर्णय यह लिया गया है कि इसका आयोजन मॉन्ट्रियल में कराया जाएगा। तो यहाँ पर उच्च स्तरीय खंड में पर्यावरण मंत्री शामिल हो सकते हैं, और ऐसा बताया गया है कि अभी अगर किसी देश के शीर्ष नेता की बात करें तो केवल कनाडा के ही जस्टिन ट्रूडियो हैं, वो इसमें शामिल होंगे। बाकी लगभग अभी के लिए संभावना है कि बाकी देशों के शीर्ष जो नेता हैं वो मुश्किल से ही शामिल होंगे। मतलब अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, आने वाले समय में और अपडेट आ जाएगा जैसे ही 7 दिसंबर से इसकी बैठक शुरू होगी। ठीक, तो पर्यवेक्षकों में इसमें कौन कौन शामिल है, नागरिक समाज समूह, स्वदेशी लोग, ठीक, वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर्स और बाकी के लोग इसमें शामिल होंगे, मीडिया ग्रुप्स आएगा, तरह तरह की बातें होंगी। लेकिन हमें क्या समझना है, क्या क्या इसकी प्रमुख बातें हैं। तो COP 15 से ही शुरू करें, इसके नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
ये जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी CBD इसे कहते हैं, ठीक, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। तो संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है, एक तरह का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद है प्रकृति की प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, और जो प्राकृतिक संसाधन मानव कारणों से क्षरित हो गए हैं या कुछ अन्य कारणों से क्षरित हो रहे हैं तो उनकी पुनर्बहाली करना, उनको रिस्टोर करना। अब इसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सुरक्षा की जानी है। ऐसे जीव जंतु जो विलुप्ति की कगार पर है उनको संरक्षित किया जाएगा, ताकि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा सके इस मीटिंग के अंतर्गत कि इनकी सुरक्षा से जुड़े उपाय शामिल किए जा सके। मानव गतिविधियों को उस स्तर तक सीमित किया जाए या रोका जाए, या कुछ ऐसी गतिविधियों का प्रयास किया जाए जिससे ये रिस्टोर भी हो सके और संरक्षित भी हो सके। तो प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग किया जा सके लंबे समय तक, जिसे हम सतत विकास के अंतर्गत जोड़ते हैं। जो अवधारणा है वो इससे ही संबंधित है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो जैव विविधता के अंतर्गत लैंड वाला और आपका ओशन वाला कवर करते हैं सेक्शन। तो 1992 में आपको याद होगा ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जहां पर CBD को लेकर के सहमति बनी थी और लगभग 196 देशों ने इसे रेटिफाई भी कर दिया था। तो अब देशों के पास एक तरह से प्रतिबद्धता है, इससे जुड़े हुए जो भी नियम पारित किए जाए उनको माना जाए और उससे संबंधित जो कानून है उनको बनाया जाए। अब एक सवाल ये आएगा कि COP15 और COP27 दो शब्द हमने पढ़े थे। तो पहले हमने पिछले महीने देखा कि COP27 की बैठक आयोजित की जा रही थी, कहां पर? शर्म अल शेख में, मिस्र में। अब ये दूसरी बैठक है COP15 की, जिसका आयोजन हो रहा है मॉन्ट्रियल में यानी कनाडा में। तो COP27 की अगर बात करें तो ये संबंधित है बेसिकली क्लाइमेट चेंज से यानी जलवायु परिवर्तन से, और COP15 की अभी जो बैठक आयोजित हो रही है इसका संबंध है जैव विविधता के संरक्षण से। तो इन दोनों बातों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बैठक का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो नुकसान है उनको रोकने की दिशा में सभी देश मिलकर के प्रयास करेंगे, खासतौर से ग्लोबल वार्मिंग और जो भी गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है उसकी कटौती से जुड़े हुए नियम और फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे। COP15 में हम ये प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, कैसे इसको हम रिस्टोर करें। ठीक है, तो COP27 UNFCCC से संबंधित है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और 15 है CBD से संबंधित। यानी कि जो 27 की बैठक हुई थी उसमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया था। इस बार की बैठक का जो प्रमुख निष्कर्ष निकल के आया था, लॉस एंड डैमेज पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था कि जो भी लॉस और यानी जो भी क्षति और नुकसान हो रहा है देशों को, उसके लिए भुगतान किया जाए। भुगतान कौन करेंगे? विकसित देश। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने ही लंबे समय तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। ठीक, तो जैव विविधता का नुकसान और जलवायु परिवर्तन, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि दोनों ही अलग नहीं है, यानी इन दोनों को ही अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? जैसे क्लाइमेट चेंज की स्थितियां बढ़ रही हैं तो क्लाइमेट चेंज की स्थितियों की वजह से जो जैव विविधता है उसका नुकसान हो रहा है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रजातियां विलुप्त होती जाएंगी वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज की स्थितियां या घटनाएं और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। ये दोनों ही स्थितियां मनुष्य के लिए विपरीत रूप से सामने आएंगी। अच्छा, एक बैठक की चर्चा करनी और जरूरी है जो कि थी COP19। ये COP19 की बैठक जो पनामा में आयोजित हुई थी, COP19 2022 की, ये किससे संबंधित थी? साइट्स से। तो इसको याद रखिएगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जीव जंतुओं का या पौधों का, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा में दोनों ही शामिल होते हैं, तो ये इससे संबंधित बैठक थी। चलिए, अब COP27 का आयोजन चूंकि शर्म अल शेख में हुआ था इसलिए उसमें शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना अपनाई गई थी, जिसमें पहली बार महासागरों, जंगलों और कृषि पर समर्पित जो सेक्शन थे जोड़े गए थे। इसकी चर्चा इसलिए भी की है ताकि आप COP27 का एक महत्व COP15 से जोड़ करके समझ सकें कि इस बैठक में भी इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें शामिल थीं। तो COP15 के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं? चूंकि अभी आयोजन होगा
उससे बहुत सारी बातें हमें और निकल करके सामने आएंगी, हमें जानने को मिलेंगी। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ बातें शामिल की गई हैं। जैसे पहला समझ लें कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए विश्व स्तर पर एक फ्रेमवर्क बनाना और सभी देशों को उसमें सहमत करना। तो इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए काफी लंबे समय से पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी नामक एक फ्रेमवर्क बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कई सारी बातों को शामिल किया गया है। इसे अलग अलग चरणों में बनाया गया था। मतलब आसान भाषा में समझे तो अभी के लिए जो COP15 की बैठक होनी है, इसके लिए पहले से ही एक फ्रेमवर्क बनाए जाने की बात हो रही थी और अब इस बैठक में जाकर के जो भी देश होंगे वो इसमें सहमत या असहमत हो सकते हैं। तो इसमें एक विजन रखा गया है कि 2050 तक हम जैव विविधता को महत्व देते हुए इसको संरक्षित करेंगे, जो खराब हो चुका है उसको रिस्टोर करेंगे, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवाएं हैं, जो उसकी सुविधाएं हम लेते हैं, उसको बनाए रखेंगे, हमारा इकोसिस्टम बनाए रखेंगे, ताकि जो हमारा ग्रह है वह स्वस्थ रहे, प्लेनेट हमारा सेफ रहे और सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। इस पर आधारित जो योजनाएं हैं वो फिर निर्मित की जाएंगी। तो पौधों और जानवरों और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को रोकना, देशों के व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लक्ष्यों को निर्धारित करना, इससे जुड़ा हुआ एक ड्राफ्ट भी बनाया गया है कि 2030 तक भूमि और समुद्री क्षेत्रों के जो एरिया है उसको कम से कम 30% को हम सुरक्षित रखेंगे। ठीक, हालांकि एक रिपोर्ट अभी ये निकल करके आई है एशिया को लेकर के कि एशिया में अब तक हम केवल 17% ही सेफ कर पाए हैं। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम इस लक्ष्य को पाने में चूक भी सकते हैं, ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। अब 2050 के लिए कुछ लॉन्ग टर्म जो लक्ष्य हैं वो तय किए गए हैं, जैसे कि एक 21 कार्रवाई उन्मुख लक्ष्य हैं जो 2030 तक के लिए हैं। इसमें शामिल है संरक्षित जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार करना, प्रदूषण को कम करना, ठीक, खाद्य उत्पादन को टिकाऊ बनाना कि ताकि हम लंबे समय तक उत्पादन करते रह सकें, और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को खत्म करना। ऐसे कई सारे विषय से जुड़ेंगे जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप प्लास्टिक पॉल्यूशन वाले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो महासागरों या फिर समुद्रों में या फिर नदियों में जो भी प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है वो वहाँ के जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। चुनौतियों पर बात कर लेते हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो पहली चुनौती ये है कि इस सम्मेलन की खास बात पिछले कई सारी इसकी जो बैठकें हैं उसमें देखी गई है, इसमें जो भी बातें की जाती हैं वो जमीन पर उतनी कारगर रूप से हमें दिखाई नहीं देती, कार्यान्वयन उनका नहीं होता। तो कह सकते हैं कि पिछले जो वैश्विक प्रयास हैं वो कम सफल रहे हैं, जहां पर वादे अधिक हुए हैं और काम कम हुआ है। 2002 में कहा गया था कि 2010 तक जैव विविधता के नुकसान की जो दर है उसमें महत्वपूर्ण रूप से कमी लाएंगे, जो प्रतिबद्धताएं ली गई थी देशों के द्वारा, ठीक, उसमें हम विफल रहे। 2010 में जापान के नागोया शहर में जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि हम महत्वाकांक्षी वैश्विक लक्ष्य बनाएंगे और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अलावा 20 आईची जैव विविधता लक्ष्य भी रखे गए थे। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो लक्ष्य तय किए गए थे 2020 तक के लिए थे, तो इस समय सीमा तक भी उनको सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा पिछले एक दशक को देखें तो यहाँ पर जैव विविधता में और ज़्यादा गिरावट ही आई है, और पिछली अगर आप IPCC की रिपोर्ट्स उठा करके देखेंगे तो आपको कई सारी ऐसी बातें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप विश्व को देखें, वैश्विक स्तर पर उत्तरी मानचित्र और दक्षिणी मानचित्र को देखने पर आपको समझ में आएगा कि ऐसे कई सारे देश जो दक्षिण वाले ग्लोब में पड़ते हैं, कई सारे विकासशील देश, तो इसमें ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि उत्तरी देश ज्यादातर विकसित देश है और दक्षिण में ज्यादातर विकासशील देश आते हैं। तो चूंकि अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कई सारे देश यहाँ पर आ जाएंगे, तो कई सारे जो विकासशील देश हैं उनको धन की आवश्यकता ज्यादा है। ठीक, उनको पैसा चाहिए उन तरीकों को अपनाने के लिए, उन तकनीकों को अपनाने के लिए जिससे वे जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियों से लड़ सकें और जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ी प्रणालियों को अपना सकें। क्योंकि वर्तमान समय में वो विकासशील है, इसका मतलब ही है कि वहां पर संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन हो रहा है। तो दोहन हो रहा है का मतलब क्या हुआ कि जो जैव विविधता है वो खतरे में आ सकती है। अगर हम ऐसी बात करते हैं कि हमें संरक्षण करना है पूरे क्षेत्र का, ऐसे में जो विकास के कार्य हैं वो निश्चित तौर पर बाधित होंगे। ये एक बड़ा चैलेंज इसके सामने आता है।
इसके अलावा राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी अगर निर्धारित किया जाएगा तो वही बात जो अभी हमने डिस्कस की कि विकास के कार्य बाधित होंगे, इससे जो कई सारे समुदाय हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो टिकाऊ विकास या सतत विकास की संकल्पना आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। इसके अलावा ज्ञान यानी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को साझा करना भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं अभी के लिए देखने को मिलती हैं कि ये ठीक से साझा नहीं किया जाता। अब ये जो बैठक है इसका महत्व क्या है ये समझ लें। पहली बात, इस बैठक का महत्व अगर हमें समझना है तो हम उन मुद्दों को पहले ठीक से समझ लें जिसके लिए यह बैठक आयोजित कराई जा रही है। तो किस लिए कराई जा रही है? जैव विविधता के लिए। तो बायोडायवर्सिटी हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अगर बाकी के जीव जंतु या पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अभी हम जीवन को जैसा देखते हैं शायद वो वैसा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि मानवता के लिए एक तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। एक पेड़ जो बाहर आपको ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, आपके लिए ऑक्सीजन वहां से आ रही है, तो आपके लिए जो फेफड़े आपके अंदर लगे हैं वो बाहर भी उस तरह से आपको प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि जो पूरा सिस्टम है आपका एनवायरनमेंट वो आपको जीवित रखे हुए है। ठीक, तो प्रकृति विश्व की खाद्य प्रणाली का आधार भी है, जैसे ताजा पानी, ठीक, हवा, मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु नियंत्रण, परागण की बात भी करें, जो कीट हैं कीट नियंत्रण, कई सारी चीजें हैं, जीव जंतुओं का एक पूरा सिस्टम होता है। ठीक, इसके अलावा जो हरे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन को अवशोषित करते हैं, ठीक, और प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करते हैं। ऐसे में इस बैठक का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, जहां पर जैव विविधता कम होती जा रही है। इंसानों के द्वारा फसलों को लगाए जाने के क्रम में जंगलों का विनाश हो रहा है, जिससे मिट्टी का क्षरण हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है जिससे मिट्टी का क्षरण हो रहा है। कई सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इस आधार पर जो बैठक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और जब ये बैठक होगी तो इससे कई सारी बातें जो है निकल करके हमारे सामने आएंगी। उनको हम किसी और सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए आज के सेशन का सवाल देखें। पहला जो प्रश्न है वो प्रीलिम्स के लिए है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइट्स की COP19 बैठक का आयोजन मिस्र में किया गया। ठीक, पहला। दूसरा, COP27 की बैठक का संबंध UNFCCC से है। COP15 का आयोजन कनाडा में किया जा रहा है, जिसका आधिकारिक अध्यक्ष चीन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आपको जवाब देना है। फिर एक प्रश्न मेंस के लिए, प्रश्न है जैव विविधता पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी ये है CBD की बैठक COP27 की बैठक से किस तरह भिन्न है। COP15 की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हुए समाधान के उपाय सुझाइए। तो 250 शब्दों में आप इसे भी लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। हमें जरूर लिखिएगा कि यह सेशन आपके लिए कितना लाभदायक साबित हो रहा है। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।